दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो दादा तो है लेकिन उस किस्म का दादा नहीं है जिस किस्म के दादा लोगों की हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं। जिक्र निकला एक जो हमने पुराने दो रिसेंटली एपिसोड किए थे, पांडुरंग पावले और गुरु साटम के ऊपर। उसमें आपको याद होगा एक जिक्र आया था कारदार स्टूडियो का, जो एक ज़माने में स्टूडियो था, बाद में उसमें आग लग गई और खाली जगह पे कार मैकेनिक लोगों ने गराजेस खोल लिए और बहुत बड़ा हफ्ता जो था वो पांडुरंग पावले को जाता था, जिसकी वजह से कुछ शिवसेना से दुश्मनी हुई और बाद में गुरु साहब साटम की दुश्मनी की वजह से उसने शिवसेना के एमएलए विठल चौहान का मर्डर भी हुआ। तो कारदार की जब मैं पुराने लोगों से बात कर रहा था कारदार स्टूडियो की हिस्ट्री निकालने के लिए, जहाँ जो कारदार में बाद में एक तरीके से कार बाज़ार बन गया था, उसकी बात कर रहे थे, तो एक शख्स का नाम उसमें से निकल के आया जो अपने आप में उस ज़माने का बहुत बड़ा नाम था। नाम उसका दादा जरूर था लेकिन वो इन द रियल सेंस दादा नहीं था। वो फिल्म एक्टर था बहुत बड़ा और हरफन मोहल्ला एक्टर था। बहुत बढ़िया डांसर, बहुत बढ़िया फाइट मास्टर, बहुत बढ़िया एक्टर, कॉमेडियन और क्विक विट। उसका जो काम करने का तरीका था वो इतना स्पॉन्टेनियस था कि वो हर रोल में अच्छा लगता था। और आज अगर हम देखें तो उस आदमी की नकल करके जो बड़े बड़े स्टार बने उनमें सबसे बड़ा नाम है अमिताभ बच्चन का, दूसरे नंबर पे गोविंदा। इसके अलावा और बहुत से एक्टर हैं जिन्होंने उसकी डांस मूव्स की कॉपी की और माने भी हैं अपने डिफरेंट इंटरव्यूज़ में कि हमने ये डांस करने का तरीका उस शख्स से सीखा और उस शख्स का नाम था भगवान दादा। आपको याद आ गया होगा, हिंदी फिल्मों का हरमन प्यारा, हरमन मौला एक्टर, कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, विलन, कॉमेडियन, डांस डायरेक्टर, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो उसने छोड़ा हो। उस शख्स छोटे से कद का था लेकिन बहुत बड़े बड़े काम किए। उसका किस्सा सुनोगे तो किसी अंडरवर्ल्ड के दादा से कम नहीं है। जिस आदमी ने करोड़ों दिलों पे हुकूमत की अपने ज़माने में, और बहुत से किस्से उसके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिनसे मैं भी हैरान हुआ, क्योंकि जब मैं पांडुरंग पावले और गुरु साटम की स्टोरी कर रहा था तो उसमें जो कारदार स्टूडियो का नाम आया जब, तो वहाँ से जिक्र निकला इस शख्स का जिसका नाम आपको मैं बताया, भगवान दादा। अब कैसे आया देखिए आदमी की शुरुआत। अंडरवर्ल्ड में बहुत सारे सरगना ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत सिनेमा घरों के बाहर टिकटों की ब्लैक करके की, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है बड़ा राजन और छोटा राजन। और उनके पहले शशि रासम जो सेंट्रल मुंबई में टिकटों की ब्लैक करता था, और बहुत से ऐसे लोग से दादा लोग अंडरवर्ल्ड के जिन्होंने अपने क्राइम की शुरुआत जो थी वो सिनेमा हॉल के बाहर टिकटों की ब्लैक करके की। इसी किस्म का काम सबसे पहले अगर किसी शख्स ने किया ऑर्गेनाइज वे में टिकट ब्लैक करने का, तो भगवान दादा ने किया। हैरानी हुई ना आपको सुन के। भगवान दादा कौन? 1913 में इस आदमी का जन्म होता है मुंबई के एक गरीब परिवार। इसकी बहुत सारी बातें अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं से मिलती हैं। ये बेसिकली इसकी फैमिली जो थी वो अमरावती के रहने वाली थी। नागपुर के पास अमरावती शहर है, और अमरावती शहर बहुत सालों से, तकरीबन एक सदी से मराठी फिल्में और हिंदी फिल्मों के फाइनेंस और डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा सेंटर रहा है। तो वहाँ के लोगों को फिल्म इंडस्ट्री से बहुत लगाव है। और वो एरिया ऐसा है, शायद जिन लोग जो महाराष्ट्र में नहीं रहे उनको बता दूं कि जो नागपुर, अमरावती, ये एरियाज़ जो हैं विदर्भ के, जिनको विदर्भा कहते हैं, ये एरियाज़ मध्य प्रदेश के नज़दीक लगते हैं, सेंट्रल इंडिया में।
इनका जो हिंदी बोलने का उच्चारण है वो नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के लोगों से ज़्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू बाकी महाराष्ट्र के लोग। महाराष्ट्रियन जो बेसिकली जो चित्रा एरिया, कोंकण का, खानदेश का, मराठवाड़ा, वेस्टर्न महाराष्ट्र, यहाँ के लोगों की हिंदी थोड़ी बोलने का उच्चारण बहुत डिफरेंट है उस हिंदी से जो हिंदी हम बोलते हैं। लेकिन नागपुर अमरावती का जो एरिया है, जो बेल्ट है जो सेंट्रल इंडिया में पड़ती है, वहाँ की हिंदी कंपैरेटिवली महाराष्ट्र में बहुत शुद्ध गिनी जाती है और उनका उच्चारण बहुत अच्छा होता है। नागपुर के लोग जब हिंदी बोलते हैं, जब तक बताएंगे नहीं कि महाराष्ट्र के हैं, तो आपको लगेगा नहीं। खैर, तो ये उनकी खूबी है। तो जब भगवान दादा जैसे लोग अमरावती से निकल के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करते हैं, उनको हिंदी बोलने की कोई दिक्कत नहीं आती। तो भगवान दादा का जो उसके जो पिताजी थे वो बाकी बहुत सारे गैंगस्टर की फैमिलीज़ की तरह एक मिल में काम करते थे, मिल मजदूर थे। गरीब खानदान, छोटी सी चाल है एक परेल एरिया में, वही एरिया जिस एरिया में पांडुरंग पावले और गुरु साटम और विठल चौहान रहा करते थे। वहीं एक शिंदेवाड़ी करके एक एरिया कहा जाता है, बहुत पॉपुलर एरिया है। वहाँ पे एक सिख समुदाय का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, उसके साथ लग के नायगांव पुलिस हेडक्वार्टर है और अपोजिट साइड में एक चित्रा सिनेमा है, बहुत पुरानी टॉकीज़ है बॉम्बे की, चित्रा सिनेमा। चित्रा सिनेमा के साथ एक बिल्डिंग छोड़ के दूसरी बिल्डिंग में जो चौल है उसमें भगवान दादा की फैमिली, उसके माता पिता, भाई बहन, वहाँ पे छोटे 2 रूम थे, छोटे छोटे कमरे, उनमें रहते थे। और देखिए तकदीर का खेल, इस एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि भगवान दादा का सफ़र जहाँ से शुरू हुआ था तकरीबन 90 साल के बाद वहीं पे ख़त्म होता है। बड़ी अजीब स्टोरी है अपने आप में। और वो शख्स वहाँ से छोटी सी चौल से निकल के उसके बाप ने एक मिल में लगवा दिया जब वो 17-18 साल का हुआ। लेकिन उसको मिल में काम नहीं करना था, उसको थोड़ा पढ़ाई उसने की नहीं, 4ठी जमात पास करके पढ़ाई छोड़ दी। उसको कुश्ती का शौक़ था। एक 5 फुट 2 इंच हाइट का आदमी, छोटी सी हाइट, लेकिन फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बहुत था, स्टाउट था। तो कारदार जो स्टूडियो था, बाद में वो कारदार गराजेस का मैदान बन गया, उसका एक ज़माने में जो मालिक था उसका नाम था बाबू भाई। बाबू भाई का वहाँ पे अखाड़ा था पहलवानी का, ओपन मैदान था, उसमें एक कुआं था। उस ज़माने में कुएं बहुत कम हुआ करते थे, तो कुएं के पानी की वजह से वो बाबू भाई जो था वो थोड़ी बहुत खेती वहाँ पे कर लेता था, जिसमें वो जो चीज़ें ज़रूरत, ग्रीन वेजिटेबल, सब्जियाँ वगैरह, इस किस्म की चीज़ें जो डेली बेसिस पे वो मार्केट में बेच सके। वो दौर था जब पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, कोई ट्रैफिक इतना नहीं होता था। सेंट्रल मुंबई में वो बहुत बड़ा प्लॉट था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाबू भाई बिज़ी होता गया फिल्मों में, उसको फिल्म फाइट मास्टर के काम मिलने लगे। और उसके साथ जो पहलवान ट्रेन करता था, वो जिनको ट्रेनिंग देता था, वो लोग जो स्टंट आर्टिस्ट बन गए। फिल्मों में देखा होगा आपने, मारने वाला एक होता है, मार खाने वाले 15-20 होते हैं। तो वो मार खाने वाले लोग भी बहुत सारे जो फिल्मों में ज़रूरत पड़ती थी वो बाबू भाई सप्लाई किया करता था। ख़ास तौर पे जिन फिल्मों में खुद फाइट मास्टर हुआ करता था, उनमें ही एक लड़का जो उसके साथ कुश्ती की ट्रेनिंग ले रहा था बचपन से, वो था भगवान दादा। तो इसने बहुत अच्छे गुर कुश्ती के सीखे। और कहते हैं, जब मैं पुराने ज़माने के लोगों से बात कर रहा था कि एक जो, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है कुश्ती रेसलिंग वगैरह की, तो एक कोई फ्लाइंग किक नाम की कोई चीज़ हुआ करती है रेसलिंग में। तो ये छोटी हाइट का होने के बावजूद, क्योंकि बाकी के पहलवान जिनके साथ ये प्रैक्टिस करते थे, जो कुश्ती करते थे, वो हाइट में लंबे थे, तो इस आदमी ने अपनी उस हाइट की जो कमज़ोरी थी उसको ताकत में बदलने के लिए
वो जो फ्लाइंग किक मारने की जो तरकीब थी, जो एक नुस्खा था, वो इसने सीखा और बहुत बखूबी निभाता था और अपने से बड़े बड़े पहलवानों को वो फ्लाइंग किक की वजह से चित कर दिया करता था। तो ये इस आदमी की जवानी के टाइम की कहानी है। उन्हीं दिनों में इसका एक दोस्त जो वहाँ पे कुश्ती सीखता था, उसका बाप जो मुंबई का रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे खेतवाड़ी में, वहाँ पे एक जमुना मेंशन करके बिल्डिंग बहुत मशहूर हुआ करती थी। बहुत हाई एंड लोग वहाँ पे जाया करते थे, अमीर लोग अपना वो अपनी रात अच्छे रंगीन करने के लिए अमीरों का अड्डा था वो जमुना मेंशन। वहाँ पे इसके दोस्त का बाप बाहर ठेले पे पान की दुकान लगाता था और वो पान का रेट पूरा दिन चेंज होता था। सुबह दिन में जब ग्राहक कम होते थे तो पान सस्ता होता था। जैसे जैसे वहाँ पे आने वालों की भीड़ बढ़ती थी तो वो अपने पान का रेट बढ़ाता जाता था। वो इतना ख़ास किस्म का पान बनाता था जो अमीर लोग जो अपनी रंगीनियाँ करने के लिए, मज़े करने के लिए आते थे, तो वो बहुत महंगा पान खाने की उनको आदत हो गई थी। अपनी अमीरी दिखाने के लिए पान वही होता था जो दिन में 10 रुपये का बिकता था, वो रात को 50 रुपये का कर देता था। मतलब ये एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो इस दोस्त के साथ रात को शाम को पहलवानी ख़त्म करके भगवान दादा उसके साथ वो जमुना मेंशन खेतवाड़ी उस ठेले पे चला जाता था जहाँ से पान बेचा जाता था। वहाँ पे इस बच्चे ने अपनी उस यंग उम्र में वो माहौल देखा जो आप फिल्मों में रेड लाइट एरियाज का देखते हो। लड़कियाँ खड़ी होती हैं, बन-ठन के पिम्प्स होते हैं, दलाल होते हैं, कुछ लोकल गली के दादा होते हैं, बदमाश हैं, कहीं से मुजरे की आवाज़ आ रही है, कहीं पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो वो सारा माहौल भगवान दादा ने बहुत नज़दीक से देखा और वहाँ से आके आधी रात को आके फिर घर पे सो जाना, काम धंधा कोई था नहीं। तो लेकिन जैसे बड़ा हुआ, अडल्ट हुआ, तो जो बाबू भाई था उसने इसको अपने साथ फिल्मों में जो फाइटिंग के सीन्स होते थे उसमें इसको साथ में लेना शुरू कर दिया। तो उसी ज़माने में 1931 में जब देख ली होती है, 1913 में जन्म होता है, 1931 में एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज़ होती है जिसका नाम था आलम आरा और वो इतनी हिट फिल्म हुई कि टिकट नहीं मिलती थी। अब ये आदमी बहुत फुर्तीला था, तकड़ा भी था, जिस्म से 2-4 लोगों से धक्का मुक्की भी कर सकता था। तो इस आदमी ने वो जब फिल्म देखने गया तो वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई और कुछ लोग वहाँ पे टिकट ब्लैक कर रहे थे। तो 4 आने की टिकट थी उस फिल्म की और लोग वहाँ पे 1-1 रुपये की टिकट बेच रहे थे, 3 गुना ज़्यादा कीमत पे। तो इस आदमी ने उस दिन वो टिकट ब्लैक में खरीद के फिल्म देखी। फिल्म देखने का बहुत शौक था इसको। तो फिल्म देखी तो इसको फिल्म में तो जो देखना था, इंटरेस्ट आना था। इसके दिमाग में ये आया कि अगर 2-3 1-1.5 घंटा 2 घंटे काम करके जो 2-3 शो चलते थे उनमें अगर 4 पैसे टिकट ब्लैक करके कमाए जा सकते, क्यों नहीं करें। तो इस आदमी ने वो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में जाना छोड़ के मैजेस्टिक सिनेमा के बाहर अपनी शारीरिक ताकत को इस्तेमाल करते हुए लगी लाइन के आगे जाके घुस जाना। लोगों ने जो शरीफ आदमी लाइन में खड़े होते थे ये दादागिरी दिखा के अपनी 2-3-4 टिकट लेके वो ब्लैक करनी, फिर दूसरी बार लाइन में खड़ा हो जाना। तो उस आदमी को एक फिल्म लाइन की जो चेटक लगती है वो लगी। वहाँ से इसको लगा कि ये फिल्म ऐसी फील्ड है जिसको लोग ज़्यादा पैसा दे के भी देखना चाहते हैं, तो क्यों ना इस लाइन में पूरी तरह इंटरेस्ट लिया जाए। इसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात बैठ गई कि एक दिन मैं भी अपनी फिल्में बनाऊंगा, इसी तरह लोगों की भीड़ बाहर खड़ी होके ब्लैक में टिकटें खरीद के मेरी फिल्म देखा करेंगे। वो एक कॉन्फिडेंस और एक जो सपना इस आदमी ने लिया, वो इसकी लाइफ की सबसे बड़ी चेंज थी। ये 1931 की बात है और वो साइलेंट एरा था, तभी फिल्मों में डायलॉग नहीं हुआ करते थे, इशारों से सारी बात कही जाती थी। तो साइलेंट टॉकीज का ज़माना था।
तो 1934 में इस आदमी को इसके गुरु बाबू भाई के थ्रू इसको एक फ़िल्म मिलती है, छोटी सी फिल्म, उसका नाम था क्रिमिनल। मुझे इसीलिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो जो अंडरवर्ल्ड के दादा लोग होते हैं उनसे मिलती जुलती इस आदमी की ज़िंदगी थी। तो क्रिमिनल फिल्म का जिक्र हमने अर्चना शर्मा की स्टोरी में भी किया था। उसकी पहली फिल्म भी क्रिमिनल थी, लेकिन वो लेटेस्ट थी, बहुत बाद में बनी। ये ओरिजिनल क्रिमिनल जो 1934-35 में कहीं बनी, उसमें वो एक एक्शन कम कॉमेडी किस्म का रोल था और ये आदमी फिट बैठता था। लो बजट फिल्म थी, छोटे छोटे एक्टर थे, एक्ट्रेसेस थी, उसमें इस आदमी को मौका मिला। फिल्म तो इतनी नहीं चली, लेकिन इसके काम की तारीफ हुई और ये छोटे से कद का आदमी अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में उसने अपना एक पांव रख लिया, एक जगह बनाने का सहारा उसको मिला। उस फिल्म के बाद उसको 2-3 फिल्में और मिली। एक किसान के ऊपर कोई फिल्म थी और उसके बाद जंगे आज़ादी एक फिल्म बनी। करते करते मैं इसमें 8-10 फिल्मों में काम कर लिया। तो उनमें से एक फिल्म ऐसी थी जिसमें ललिता पवार इसकी हीरोइन थी। उस फिल्म में एक सीन कुछ ऐसा था जो ललिता पवार ने अपनी जो बायोग्राफी लिखी है उसमें उसने इस इंसिडेंट का जिक्र किया है। तो उस फिल्म के एक सीन में भगवान दादा को ललिता पवार के मुंह पे एक थप्पड़ मारना होता है। तो वो लेडी एक्ट्रेस थी, ये यंग लड़का था, तो ये आहिस्ता से थप्पड़ मारे तो डायरेक्टर ने 3-4 बार कहा कि थप्पड़ लगना चाहिए कि थप्पड़ लगता है, तो थोड़ा नेचुरल होना चाहिए। अब ये पहलवान आदमी था, इसने वो डायरेक्टर की डांट खा के थप्पड़ थोड़ा ज़ोर से मार दिया और उसमें ललिता पवार के कान से खून और आँख से राइट आँख से खून आने लग गया और वो एक किस्म से बेहोश हो गई वहाँ पे। लेकिन वो इलाज काफ़ी देर चलता रहा, लेकिन वो जो आँख में चोट लगी थी ललिता पवार के, वो मरने तक उसकी ठीक नहीं हुई। आपने देखा होगा ललिता पवार की फिल्म में उसकी एक आँख छोटी होती थी, एक बड़ी होती थी। वो जो चोट लगाई थी वो भगवान दादा के उस थप्पड़ में लगाई थी। तो ये किस्से भगवान दादा के तभी से शुरू हो गए। करते करते उस आदमी की उसने अपनी फिल्में बनानी शुरू की, छोटी छोटी कम बजट की, और उसमें सब वही रोल होते थे इसके जो सीन इसने उस ज़माने में उस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के में देखे थे। किसी में पिंप का रोल, किसी में दादा का रोल, किसी में कुछ इस किस्म से करते करते, क्योंकि उसने देखा था तो उसकी एक्टिंग नेचुरल होती थी, बाकी लोगों को माहौल क्रिएट करके वो सीन करने पड़ते थे। तो इसने साथ में बहुत अच्छा डांसर था, वो डांस की वजह से इसकी लोग और भी फिल्में देखते थे। तो इस आदमी ने करते करते 1948 तक इसकी दोस्ती राज कपूर से बहुत अच्छी हो जाती है। राज कपूर ने उस ज़माने में 1948 में अपना आरके स्टूडियो बनाया। उसमें उसको कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो ये तभी तक इसने काफ़ी पैसे कमा रखे थे भगवान दादा ने। इसने उस ज़माने में कहते हैं कि 2000 रुपया राज कपूर को दिया वो स्टूडियो खरीदने के लिए। जो राज कपूर के पिताजी थे पृथ्वीराज कपूर, वो इसको बुला के कहते हैं भगवान दादा को, तू मेरे बेटे को क्यों ख़राब कर रहा है, वो अच्छा भला एक्टर है, वो अपनी एक्टिंग कर रहा है, तू उसको जो बिज़नेस में लगा रहा है, कल को नुकसान होगा तो कौन भरेगा। तो इसको डांट खानी पड़ी, लेकिन बहुत चालाक था, सियाना था। बोलते देखिए भाई साहब, मैंने उसको राज कपूर को पैसे इसलिए नहीं दिए कि वो आपका बेटा है। बड़े मखौल से उसने कहा कि जो राज कपूर की माँ है वो मेरी बहन बनी हुई है, मैंने तो ये पैसा अपने भांजे को दिया है, आपके बेटे को नहीं दिया। तो इस तरह से उसने उस जो गुस्सा था पृथ्वीराज कपूर का उसको बहुत कम कर दिया। तो उसमें से इसकी और राज कपूर की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई और राज कपूर की सलाह से भगवान दादा ने फिल्में बहुत करता, बहुत काम मिलता था इसको। इज द बिजीएस्ट एक्टर इन दोज डेज, तो क्योंकि हर किस्म के रोल कर लेता था। तो उसके पास एक और प्लॉट था, राज कपूर की सलाह पे भगवान दादा ने एक वहाँ पे दूसरा जगह पे आशा स्टूडियो, जिसका बाद में नाम पड़ा, पहले कुछ और नाम था, आशा स्टूडियो अपना बना लिया
और जागृति फिल्म्स के नाम पे एक प्रोडक्शन हाउस बना लिया, अच्छी फिल्में बनाने लगा, काम अच्छा चला। लेकिन एक दिन 1950 के करीब राज कपूर ने इसको सलाह दी कि भगवान दादा, आप ये छोटे मोटे रोल बनाते हो, छोटी छोटी फिल्में करते हो, यू आर अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, एक सोशल थीम की फिल्म बनाओ। ये मारा मारी की फिल्में, वो प्रोस्टिट्यूशन के एंगल की फिल्में, ये वो सब वो छोड़ो काम, अभी आपकी उम्र होती जा रही है तो थोड़ा सोशल रेलेवेंस की फिल्म बनाओ। तो इस आदमी के दिमाग में वो बात बैठ गई। इसके दो दोस्त थे बहुत बढ़िया, एक थे सी रामचंद्रन जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और दूसरे थे राजेंद्र किशन जो बहुत अच्छे लिरिक राइटर थे उस ज़माने में। बाबू भाई तो थे ही थे, इसके गुरु थे। तो इस आदमी ने उनकी मदद लेके फिल्म अनाउंस की जिसका नाम था अलबेला। और इस आदमी ने वो फिल्म 1951 में रिलीज़ हुई। आप देखिए कितने साल आज हो गए उसको। अलबेला फिल्म 1951 में जब रिलीज़ होती है तो इंस्टांट हिट, इतनी बड़ी हिट उसके पहले बहुत कोई फिल्म को एक आध हुई होगी, नहीं तो इतनी बड़ी हिट फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुई थी। तो इस आदमी ने बहुत पैसा उस फिल्म से कमाया। उसके बाद 1952 में आन रिलीज़ होती है और 1953 में अनारकली रिलीज़ होती है। लेकिन जितना पैसा इस आदमी ने कमाया उन दिनों में, उसके बाद शायद अनारकली ने कुछ ज़माने की सबसे बड़ी हिट हुई थी। लेकिन तब तक 2-3 साल में इस आदमी ने ही मिंटेड मनी लाइक एनीथिंग, पूरे हिंदुस्तान में वो फिल्म हिट हुई इसकी अलबेला। उसके बाद इस आदमी ने फिल्म इंडस्ट्री में जो सबसे पहला सीक्वल बना, जैसे आजकल एक फिल्म बनती है फिर उसका पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा बन जाता है, तो इसने उसके थोड़े साल के बाद इस आदमी ने दूसरी फिल्म बनाई झमेला, जो अलबेला का आगे एक सीक्वल था, पार्ट 2 था, लेकिन वो नहीं चली। उसके बाद एक और इसने बनाई कोई उसी का एक थर्ड पार्ट बनाया सीक्वल का, वो भी नहीं चली। उसके बाद इसका वो जो फिल्मों का डाउनफॉल था वो आना शुरू होता है 1951 के बाद। लेकिन इसने फिर भी अपनी जो थी छोटी छोटी फिल्में बनानी शुरू की, जिनमें काफ़ी अच्छे पासे खर्चा कम होता था, इसका नाम हो गया था, हिट भी हो गया था, तो फिल्में चलती थी, खर्चा वर्चा निकाल जाती थी। तो इस आदमी ने अपना आहिस्ता आहिस्ता एक माहिम इलाका है, वहाँ पे एक मुगल लेन है, वहाँ पे इसने एक बहुत बड़ा गोडाउन किराए पे लेके जितनी इसकी फिल्मों के प्रिंट थे वो गोल डब्बों में जो रील रखते थे फिल्मों की, वो प्रिंट रखे हुए थे। और वो फिल्में एक बार किसी डिस्ट्रीब्यूटर को 2 साल के लिए बेची, उसके बाद किस पैसे लेके दूसरे को 2 साल के बाद और को बेच दी। तो एक रोटेशन मनी की चल रही थी, अच्छी खासी आमदन हो रही थी। उस इसके गोडाउन में आग लग जाती है और इसके पूरे के पूरे प्रिंट जल के राख हो जाते हैं और आदमी एकदम आसमान से फर्श पे आट गिरता है। वो एक ज़माना था जब आशा स्टूडियो में दर्जनों गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, कुछ खुद इसका अपने यूज़ के लिए होती थी, कुछ शूटिंग के दौरान किराए पे देने के लिए होती थी। आपने पुराने ज़माने की फिल्मों में देखा होगा, लंबी लंबी प्लाई माउथ गाड़ियाँ, डज गाड़ियाँ, शेवरले उस ज़माने में आती थी, वो गाड़ियाँ फिल्मों में इस्तेमाल होती थी, गारे के शॉट में, कहीं चेज़ के शॉट में। वो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जो थी वो भगवान दादा के पास थी, जो खुद भी इस्तेमाल कर लेता था और उनको फिल्म शूट के लिए किराए पे भी देता था। लेकिन वो एक एक करके इसकी जब आमदन बंद हुई, वो आशा स्टूडियो भी बिक गया, गाड़ियाँ भी सब बिक गई। इसका एक फ्लैट था जुहू पे, लोग तो बंगला कहते हैं लेकिन बंगला नहीं था, वो भी बिक गया। 2 शादियाँ भी कर ली, वहाँ बच्चों के खर्च। तो करते 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 एक दिन ऐसा आया कि वो आदमी बिल्कुल पैसे के बिना खाली जेब रह गया। कुछ आदतें भी थी ऐसी, दारू पीने की आदत थी, जुआ खेलने की आदत भी थी, रेस कोर्स पे भी जाना होता था। और करते करते एक दिन फ्लैट भी जो था वो भी बिक गया और वापस इस आदमी को अपनी उसी चाल में आना पड़ता है, परेल में, छिंदेवाड़ी के फर्स्ट फ्लोर पे 2 कमरों वाले घर में,
जो एक ज़माने में इसके बाप ने रहने के लिए भाड़े पे लिया था। वहाँ पे आके लेकिन आदतें वही, शराब भी पीनी है, पुराने ज़माने की आदतें पड़ी हुई हैं, दोस्तों के साथ बैठ के मज़े भी करने हैं। तो अंत में हालत ये आई कि खाने पीने की भी प्रॉब्लम होने लगी, आंखें जवाब देने लगी, निगाह जाने लगी, उम्र भी हो रही थी। तो जो एक फिल्म इंडस्ट्री के एक सेंटा करके एक एसोसिएशन है, फिल्म आर्टिस्ट एंड वर्कर्स एसोसिएशन सब, जिसमें बड़े बड़े लोग उसके ऑफिस भी रहे हैं। तो वो जो कुछ आर्टिस्ट तकलीफ में होते हैं उनकी मंथली मदद सेंटा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करती है। तो वो एसोसिएशन ऑफ सिने वर्कर्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ऐसा कुछ उसका नाम है। तो एंड में आखिरी दिनों में सेंटा ने 3,000 रुपया महीने की पेंशन भगवान दादा की लगाई। वो दादा जो एक ज़माने में लाखों रुपए की गाड़ी में घूमता था, अपना स्टूडियो था, अपनी गाड़ियाँ थी, फ्लीट था गाड़ियों का, वो आदमी ने आखिरी दिन वर्कर जो उसके एक ज़माने में जूनियर आर्टिस्ट हुआ करते थे, उसकी एसोसिएशन से 3,000 रुपया महीना की पेंशन पे उस आदमी ने अपने आखिरी दिन गुजारे। और 2002 में 88 ईयर्स की एज में उस सुपरस्टार एक्टर जो था उसकी डेथ होती है। और देखिए कि उसके डांस का जो स्टाइल था उसको कॉपी करते करते अमिताभ बच्चन और गोविंदा खास तौर पे उन्होंने एक अपनी नई जगह बना ली। और वो सब अमिताभ बच्चन और गोविंदा दोनों ने अपने इंटरव्यू में माना है कि ये पार्टिकुलर जो स्टाइल है डांस का, ये हमने भगवान दादा की फिल्मों को देख के, जहाँ उनसे उनके साथ प्रैक्टिस करके सीखा है। तो ये किस्सा था उस दादा का, जो उसी इलाके का था जहाँ का बाबू जो पांडुरंग पावले थे, गुरु साठम था, उसी इलाके का एक और दादा था, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट किस्म का दादा। और ये आज की मेरी स्टोरी भी थोड़ी डिफरेंट किस्म की है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। रोज़ रोज़ कत्लो गारत से वही दादा, वही बदमाश, वही अंडरवर्ल्ड। मैंने सोचा कुछ हटके एक नए किस्म के दादा की बात करें। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कल एक नया किस्सा कहानी लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।